सोचो, अगर एग्रीकल्चर ना होती तो ना तो रोटी मिलती, ना कपड़ा, ना शुगर, ना चाय। फिर हम कैसे रहते? स्पेशली मैं, चाय के बगैर। एग्रीकल्चर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये इंडिया का बैकबोन है। तो चलो इस चैप्टर को पढ़ते हैं आराम से, अच्छी तरीके से, ताकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक भी इस चैप्टर से क्वेश्चन मिस ना हो। चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 5 नंबर का हो, जिस भी तरीके से पूछ ले, जैसे भी पूछ ले बिहार बोर्ड, तुम आंसर जरूर दे पाओगे। तो हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान, एक ये सेशन आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, आपका अपना चैनल, बिहार का अपना चैनल, जो कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। अगर आप भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट या फिर आपके आसपास पड़ोसी कोई भी हो जानने वाले, उस को ज़रूर ये चैनल शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत बहुत कम टाइम पे बहुत सारा प्यार मिला है। क्यों? इसका रीज़न बहुत सारी चीज़ें, आप जाकर के वीडियोज़ देख सकते हैं। आ जाओ, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर एग्रीकल्चर के लिए आगे बढ़ चुके। चैप्टर नंबर 1 में पार्ट वाइज था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थे। आप बस जो चीज़ें मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको कर लो, तो बस उसी को कर लो। अगर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो, है ना, अगर पढ़ने का मन है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो जो जो चीज़ें और भी बताते हैं उसको थोड़ा बहुत ध्यान रखो। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी। और अभी जो आपके एग्जाम हाल फिलहाल में एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए तो चैप्टर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 से शायद ही पूछे, है ना, अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, है ना, उसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। ये सब जो भी एग्जाम्स हैं, इनसे रिगार्डिंग एक वीडियोज़ आएंगे कल तक में, आप देख लीजिएगा, या फिर आपको जो भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन कर दीजिएगा उससे रिलेटेड। ये हमारा बुक है, देखो तो नहीं होगा, देख लो अभी। और ऑलरेडी एक बैच, ऑलरेडी क्रैकर बैच, सिर्फ 399 में इस नंबर मैसेज करके आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हाँ, अभी डीपीपी अपलोड नहीं हुआ होगा, शायद वीडियोज़ के बाद आपको रात तक में डीपीपी मिल जाए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा डिजाइन कर रहे हैं, चीज़ों को ईजी कर रहे हैं, ताकि याद करने में भी आसानी हो। या फिर हो सकता है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शीट ही तुम्हें दे दूँ, है ना। ओके, इसमें आपको नोट्स मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का फोल्डर बना के, है ना। साथ में आपको बोर्ड बूस्टर यानी क्वेश्चन बैंक फ्री मिल जाएगा, जो 21 जून को आ रहा है। फिर उसके बाद डिकोड सीरीज, माइंड मैप सीरीज, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक ही प्राइस में यानी 399 में मिल जाएगा। तो कमेंट करो, इस नंबर पे मैसेज करो, उनको बैच चाहिए, बस ज्वाइन करो और आराम से पढ़ने स्टार्ट कर दो। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, है ना। करते होगे, देखे होगे, कभी तो किए होगे, खा तो रही हो वही चीज़ें, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चीज़ें हैं, बताते बताते चलेंगे एंड कंप्लीट कर लेंगे। एक छोटा सा कॉपी रख लो अपने पास, छोटा सा पेन रख लो अच्छे से, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं बस उसको तुम एटलीस्ट उसको लिखो, है ना। पूरा लिखना है मत लिखो, मैं ये नहीं बोलूँगा लिखो बैठ बैठे, नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट बताए कि हाँ ये थोड़ा नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, लिख लेना। आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। India is an agricultural country. It is most self-sufficient in agriculture because it has fertile soil, suitable temperature throughout the year, perennial river from the Himalayas, monsoon rainfall, adequate water resources. क्या बोलना चाह रहा? जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, ठीक है, ये क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी किसान प्रधान, मतलब कृषि प्रधान, ठीक है, देश है। ठीक है, कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमारे देश में की बात करें, बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑलरेडी मालूम है ना, कितना परसेंट, ऑलरेडी परसेंटेज इंपॉर्टेंट रहेगा, बताएंगे। ठीक है, इंडिया एग्रीकल्चर में लगभग सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आत्मनिर्भर है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फर्टाइल सॉइल है, सुटेबल टेम्परेचर है, पेरिनियल रिवर्स है, ठीक है, मानसून है, एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर है। फर्टाइल सॉइल, बहुत सारी अलग अलग टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं, सॉइल्स के बारे में अपने पढ़े हैं, है ना। ओके, उपजाऊ वाला सॉइल पाया जाता है, सूटेबल क्लाइमेट, ठीक है, जिस टाइप का क्रॉप में जिस टाइप का टेम्परेचर चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, हर जगह का अलग अलग, है ना। पेरिनियल रिवर क्या है? ठीक है, पेरिनियल रिवर जो साल भर बहती रहती है, जैसे हिमालय, ठीक है, वहां से पानी आपका साल भर आते रहता है। फिर मानसून, ठीक है, मानसून अभी आने वाला है, मानसून सीजन आने वाला है, ठीक है, तो ये सब सोर्सेस ऑफ वाटर भी मिल जाता है, सुटेबल टेम्परेचर भी है, फर्टाइल सॉइल भी है, और वाटर भी है, बहुत जगह तालाब वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर भारत, है ना, वही वाली चीज़ है। अच्छा, द रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर। जो रिवर है कहाँ से मिलता है? मेल्टिंग ग्लेशियर। ये जो गर्मी के दिनों में ग्लेशियर जो मेल्ट होता है, ठीक है, उनसे जो पानी मिलता है, ठीक है, रिसीव करते हैं, वो सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, जिससे क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, सरफेस वाटर रिचार्ज होता है, जिसे हम लोग वापस से एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर एंड मानसून की बात करें, एग्रीकल्चर इन इंडिया मेनली डिपेंड करता है किस पे? मानसून पे। ठीक है, जो अभी तो ठीक है, अभी हाई टेक्नोलॉजी आया है, मॉडर्नाइजेशन आया है, तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, बट पहले की बात करें तो मेनली डिपेंड करता था। ठीक है, ऊपर वाला दिया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, है ना, वो वाली चीज़ थी। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट
हाँ, एक ऑब्जेक्टिव तौर पे ले सकते हो, इंडिया किस टाइप का कंट्री है, तो एग्रीकल्चरल कंट्री है, बस एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से। बाद बाकी ये सब छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, अदरवाइज लिखने का मेरा मन नहीं था, लेकिन चलो तुम लोग भी ये बोलोगे कि नोट्स इतना छोटा छोटा क्यों बना रहे हो, तो चलो तुम लोग को बस बताने के लिए ओवरऑल चीज़ें। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि रेनफॉल अगर मेनली 3 से 4 ईयर मतलब 4 मंथ होता है साल भर में, 3 से 4 महीना बारिश होता है, कभी कभी तो बिन मौसम बरसात भी हो जाता है, ठीक है, वो सब अदर इफेक्ट के कारण भी हो सकता है। अच्छा, रेनफॉल इज ऑफ्टन अनइवन एंड इरेगुलर, ठीक है, कभी कभी अभी बताएं कि अनइवन हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाढ़ आ जाता है, कभी कभी इतना नहीं होता है कि कुछ नहीं होता है ना। इसलिए कुछ एरिया में कुछ क्रॉप्स साल भर में उगाए जाते हैं, ठीक है, साल में एक बार, कुछ जगह में 2 बार उगाए जाते हैं, जहाँ पे जैसे फ्लड एरिया है ना, साल मतलब एक क्रॉप हुआ, फ्लड आ गया तो एक ही बार मतलब फसल उगा पाए, देन तो नहीं उगा पाए। कुछ जगह में ऐसा है कि फैसिलिटीज़ है, सुखाड़ आ गया, कुछ भी आ गया, रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ सुखाड़ की बात करें, है ना, तो एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज़ है तो साल भर में वो 2 बार कर लिया, एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगा लिया, तो ये सारी चीज़ें। देखो, एग्रीकल्चर डिपेंड मेनली ऑन रेनफॉल, ठीक है, ओके, जो एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड करता है रेनफॉल पे, उसको बोले हम लोग ड्राई एग्रीकल्चर। ये थोड़ा सा डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। तो ड्राई एग्रीकल्चर क्या होता है, ड्राई एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप मेनली विद द सपोर्ट ऑफ रेनफॉल, बेसिकली जहाँ पानी रहेगा वहाँ रेनफॉल मतलब ड्राई रहेगा, है ना, ओके, गीला रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ऐसा पूछेगा कि ड्राई एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड किस पे करता है, तो रेनफॉल पे, पानी पे, है ना, ओके। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये आपके सब्जेक्टिव के क्वेश्चन अभी तक नहीं है, पीवाईक्यू में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बट तुमको इस हिसाब से पूछेगा, जैसे बिहार बोर्ड के अगर ट्रेंड्स को तुम फॉलो करोगे, ठीक है, वो टिकटॉक वाला ट्रेंड्स नहीं है, ठीक है, ओके, ये ट्रेंड्स क्वेश्चन के ट्रेंड है, उनका पूछने का तरीका अगर तुम देखोगे रिसेंट ईयर में कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बना रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर का, रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम, ठीक है, ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें, मिनरल किस तरीके से कंजर्वेशन करोगे, प्लांटेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर का इन इंडिया में। सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा ये है, जो एग्रीकल्चर है, एक तो तुमको पहले मालूम है रोजगार देता है हम लोग को, ठीक है, पहला जो इंपॉर्टेंस है कि रोजगार का स्रोत है ना, इसी से बहुत लोगों का रोजगार, क्योंकि इसी पे हम लोग डिपेंड करते हैं, है ना। एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी माना जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, लगभग 2/3 याद रखना, इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड करता है किस पे, एग्रीकल्चर पे, इसे खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताता है, तो इस बात को याद रखिएगा। ये एम्प्लॉयमेंट या फिर इनकम जनरेट करता है, किसका, रूरल एरिया की बात करें या फिर इंडियन पीपल की बात करें, इंडियन पॉपुलेशन की बात करें। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है, खाना प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराया जाता है, लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, खाना कौन खिलाएगा, है ना, सब चीज़ तो बन नहीं जाएगा, है ना, स्विगी जोमेटो के लिए भी खाना चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा, है ना। ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारा फुलफिल करता है फूड्स पूरे कंट्री में, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है इंडस्ट्रीज़ को, जितने भी रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, खाना वगैरह जितने भी चीज़ें चाहिए, है ना, सारी चीज़ें कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से ही मिलता है, ओके। एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है, फटाफट कमेंट सेक्शन कर दो, है ना। फिर डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स, ठीक है, डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स मतलब अलग अलग टाइप के क्रॉप्स इंडिया में उगाए जाते हैं, जैसे इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के, है ना, चीज़ें उगाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉइल, अलग टाइप के सॉइल, अलग अलग टाइप की खेती होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना, अलग अलग टाइप के बेसिकली क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जैसे इंडिया लीडिंग कर रहा है टी प्रोड्यूसिंग में, शुगर कैन में, है ना, ग्रीन्स वगैरह में, ऑयल सीड, और भी कुछ हाई पोजीशन जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, जूट, ये सारी चीज़ें उगाए जाते हैं ओवरऑल तरीके से, ठीक है, उतना टेंशन मत लो, है ना। बस तुमको क्या याद रखना है जी, अगर तुमको कुछ याद ना रहा है तो एटलीस्ट ये छोटे छोटे जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट रखे हैं, ठीक है, बोल्ड रिलेटेड में, कि सबसे पहले सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड, प्रोवाइड फूड, रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री, डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स, ठीक है, बस ये कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लोगों को जो रोजगार मिल रहा है या फिर इनकम जनरेट कर रहे हैं वो ओवरऑल हमारे नेशनल इनकम को तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो याद रखना 24%, याद रखना कितना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, अबाउट 24% ऑफ कंट्री इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, किससे आता है, आपका एग्रीकल्चर से आता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अदरवाइज 2/3 ये वाला भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, या फिर इसको लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है, हो जाएगा। 5 चीज़ या 4 चीज़ एटलीस्ट आप इसको लिख दीजिएगा, शॉर्ट में अगर आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, बस आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं लैंड यूज़, एग्रीकल्चर लैंड यूज़ इन इंडिया, किस तरीके से हम लोग करते हैं लैंड का इस्तेमाल इंडिया में, ठीक है। लैंड जानते हो, एक
इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, इसी पे लोग इसी पे एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ तो ज़मीन में ही उगाओगे, आसमान में नहीं ना उगाओगे, है ना। ओके, तो कल्टिवेबल लैंड जो है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा है कितने टाइप के कल्टिवेबल लैंड होते हैं, 4 टाइप के। एक होता है नेट शोन एरिया, करंट फ्लो एरिया लैंड एंड अदर फैलो एरिया, और एक होता है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। बेसिकली 4 लैंड होते हैं, आप इसका नाम थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तक सब्जेक्टिव वगैरह में कहीं नहीं पूछा है, लेकिन मे भी चांसेस है पूछ सकता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली नाम लिखने दे देगा कि कितने कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल अगर इसको भी समझना चाहो, हालांकि इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी तुमको बताते हैं। नेट सोन एरिया बेसिकली क्या है, मतलब नेट सोन एरिया जो कल्टिवेबल लैंड है, इसमें क्या, इसका क्या डेफिनेशन, इस टाइप से अगर समझना चाहो तो देखो, ऐसा एग्रीकल्चर लैंड जो कम से कम साल भर में एक क्रॉप उगाया जाता हो, ठीक है, मतलब पूरे साल भर में एक क्रॉप उगाए, उसको बोलेंगे, किसके अंडर कंसिडर करेंगे, नेट सोन एरिया, ठीक है। करंट फैलो लैंड की बात करेंगे, करंट फैलो लैंड में सिंपल सा ऐसा होगा कि पिछले साल ना खेती हुआ था लेकिन इस साल खेती नहीं किया, ठीक है, उसको बोलेंगे करंट फैलो लैंड, ठीक है। फिर एक आता है अदर फैलो लैंड, ठीक है। अदर फैलो लैंड जस्ट इसी से सिमिलर कि यहाँ तो एक साल था, यहाँ एक साल से ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम से ये पड़ा हुआ लैंड, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। एक होता है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, मतलब जहाँ खेती किया जा सकता है लेकिन खेती नहीं कर रहा है, उसको बोलेंगे कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। ओके, वेस्ट लैंड इस तरीके से तुम समझ सकते हो, जहाँ पे खेती किया जा सकता है लेकिन खेती नहीं कर रहा। तो 4 टाइप के लैंड समझ में आ गया। पहला, जो साल भर में एक बार खेती किया जाए। दूसरा, कि हाँ एक साल खेती किया फिर दूसरा साल गायब हो गया, उसको बोलेंगे करंट फैलो। थर्ड, अदर फैलो लैंड में क्या हो जाएगा कि एक साल से ज़्यादा बोया नहीं, बहुत टाइम से वो खेती वगैरह नहीं किया। फिर कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, खेती कर सकते, कल्टिवेबल है लेकिन हम लोग कर नहीं रहे। तो समझ में आ गया, चलो आ जाओ। ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण प्रेशर पड़ रहा है कल्टिवेशन लैंड पे, है ना, इंक्रीज पर किसी को घर बनाना है तो कल्टिवेबल लैंड जो है उपजाऊ इलाका वो कम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो 2 मेथड है, ठीक है। पहला, या तो इंक्रीज करेंगे ईल्ड पर हेक्टर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, है ना। इंक्रीज टोटल प्रोडक्शन बाय ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप इन अ सेम लैंड एंड सेम एग्रीकल्चर एरिया। दूसरा, तीसरा है प्रेशर ऑन कल्टिवेबल लैंड ड्यू टू द इंक्रीज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन एंड नॉन एग्रीकल्चर यूसेस। क्या है, एक एक करके समझते हैं। सबसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे पर हेक्टर, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझोगे इसको, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसे समझो कि एक जगह था, वहाँ टमाटर एक साल में या सीज़न की बात करें तो लगभग 50 kg उग रहा था, ठीक है। बट उसको बढ़ा करके हम लोग वहाँ पे 100 kg उगा रहे हैं, है ना, इस हिसाब से चीज़ें, है ना। अलग अलग खाद वगैरह अच्छे से दे रहे हैं, सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीज पर हेक्टर, ठीक, ओके, यील्ड पर हेक्टर। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ग्रो कर सकते हैं सेम क्रॉप, मतलब एक टाइम पे 2 क्रॉप्स उगा सकते हैं सेम टाइम में। जैसे बहुत सारी चीज़ों में देखोगे कि मल्टीपल क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, ठीक है। मकई के खेत में अगर देखो कि, या फिर बहुत जगह कुछ कुछ होते हैं ना, कैसे जैसे कैसे तो मैं दिखाऊँ, जैसे मेरे ही घर पे छोटा सा ज़मीन है, ठीक है, थोड़ा सा जगह में लेडी फिंगर है, फिर पम्पकिन है, एंड देन बनाना का पेड़ है, तो पेड़ में आ गया, तो एक ही जगह में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, ठीक है। वो तो हम लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, देन तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ ये प्रोडक्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, ये पॉइंट ना पता नहीं कहीं कहीं से आ गया है, इस पॉइंट को कट ही करो, इसलिए कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, इस पॉइंट को कट आउट करो, ठीक है। 2 बोला था 2 ही आता है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 लिख के रखा है, पता नहीं ये क्यों आ गया। यहाँ पे देख लो ना, इंक्रीज यील्ड पर हेक्टर, ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स इन सेम लैंड, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्रॉप, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। अगर ग्रो कर रहे हैं मल्टीपल क्रॉप सेम लैंड में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ठीक है। और ये वाला को तो मैं पता नहीं, इसको कट ही कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो कोई सोचेगा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आ जाओ, एक एग्रीकल्चर इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है कि टोटल शॉन एरिया डिवाइडेड बाय नेट शॉन एरिया अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है, अभी तक पूछा नहीं है, अदरवाइज पूछ सकता है कि ये आपका एग्रीकल्चर इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। तो समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर इंटेंसिटी क्या होता है, जब एक ही लैंड पर साल में एक से अधिक क्रॉप उगाते हैं और उसका यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। ओके, एक फॉर्मूला दे दिया गया, ठीक है। ये क्या नाम है, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी का।
क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, 2 नंबर का डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर फैक्टर इफेक्टिंग, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर सॉरी इरिगेशन, पहला अगर अच्छे से पानी दोगे, प्रॉपर पानी दोगे तो क्रॉप्स वगैरह अच्छे से डेवलप होंगे, है ना। फर्टिलाइजर दोगे, हाई यील्ड सीड वैरायटी का इस्तेमाल करोगे, है ना, मशीन्स का इस्तेमाल करोगे, इंसेक्टिसाइड दोगे, ठीक है, और तुमको अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर इंटेंसिटी। तो ये शॉर्ट में पूछता है कि डिस्कस फैक्टर इफेक्टिंग एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है क्या एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ओके, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये सारे चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ज़्यादातर इंडिया में क्या ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पे सफिशिएंट हीट मिल जाता है, सनलाइट मिल जाता है, हर चीज़ ग्रो हो जाता है, ठीक है, ओके। रेनफॉल इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन ह्यूमिड है, क्रॉप टाइप्स, एग्रीकल्चर पैटर्न, प्रोडक्टिविटी हर जगह अलग अलग है, ठीक है, वेरी करते रहता है। कुछ जगह जहाँ पे ज़्यादा ये क्या बोलते हैं रेनफॉल रिसीव होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर, ठीक है। व्हेन क्रॉप्स आर मेनली विद मॉइस्चर रिसीव फ्रॉम रेनफॉल उसको बोलेंगे रेनफेड एग्रीकल्चर। अभी तक इस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया बिहार बोर्ड की तरफ से, बट ठीक है, तुम इसको देख कर रख सकते हो, ठीक है। ये आप पूछ देगा कि रेनफेड एग्रीकल्चर मेनली किस पे डिपेंड करता है, तो रेनफॉल वाटर सप्लाई पे, ठीक है, ओके। ये चीज़ याद रखो कि 38.87 इंडियन एग्रीकल्चर लैंड किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे, है ना। अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं जैसे ग्रेन्स वगैरह, पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन वगैरह में रेनफेड क्रॉप्स के एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव, और यहाँ से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव बनेंगे। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के क्या क्या टाइप है, किसके बेसिस पे, रेनफॉल के बेसिस पे। तो रेनफॉल के बेसिस पे 2, पहले ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ह्यूमिड लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड कब बोलेंगे, जब ड्राई मतलब सूखा, जब 75% से कम रेनफॉल होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ड्राई, ठीक है, ठीक। यहाँ पे ह्यूमस कम होगा, ठीक है, ये सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि सूखा सूखा ज़मीन रहेगा, हवा उड़ा के लेके चल जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम होगा, है ना, ओके। ये अक्सर पुअर फार्मर्स वगैरह करते हैं क्योंकि उनके पास मशीन्स नहीं होते ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करा सके। इससे क्या होता है, इनकम भी उनका कम होता है, ठीक है, ओके। ह्यूमिड में क्या होता है, 75% से ज़्यादा रेनफॉल पाया जाता है, ज़्यादा पानी, बेटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ड्राई से ड्रॉट याद रखना, ह्यूमिड से हेल्पफुल, ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये आपकी बुक में मेंशन है, तो ये आपके 2 नंबर में आ सकता है। अभी तक नहीं पूछा बता रहे, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइटेड टॉपिक्स में इसको मतलब बुक में रखा गया, तो एग्जामिनर का नज़र जाएगा अगर बनाना चाहा तो, ठीक है। रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद ये एग्रीकल्चर आ जाएगा, ठीक है, ओके। आ जाओ, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ड्राई में, तो यहाँ पे रेन वाटर जो ये आपका कंजर्वेशन होगा, किस तरीके से स्टोर करके रखेगा, है ना। फिर उसको जो ड्राई पीरियड में इस्तेमाल करेंगे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा क्या था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एक्स्ट्रा वाटर जो बेसिकली क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, ठीक है। लो ह्यूमस कंटेंट, ठीक है, लैक ऑफ मॉइस्चर के कारण से क्या होता है, अमाउंट ऑफ ह्यूमस कम होता है, बहुत लो हो जाता है सॉइल में, उस तरीके से विंड एनर्जन, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कौन करता है, पुअर फार्मर। इससे क्या होता है, लो एग्रीकल्चर इनकम होता है, ठीक है। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया जाता है ताकि ये जो ड्राई लैंड एरिया है उसको हेल्प किया जा सके, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके बारे में ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर अलग अलग जैसे DPAP जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फूड ग्रेन या फिर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसके बारे में आएगा आई थिंक इकोनॉमिक्स में ही चैप्टर नंबर 4 पे या 4 या 5 पे आएगा, ठीक है, ओके। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मनरेगा, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कराती है, किसके लिए, ड्राई लैंड एरिया के लिए, क्योंकि उनका ज़मीन तो सूख जाता है तो और भी कुछ चीज़ें करना होगा, है ना, ओके। तो उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, अगर पूछना भी चाहे तो 2 नंबर में ये चीज़ आएंगे, है ना, ओके। देन टाइप ऑफ फार्मिंग, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्टिव में 2 नंबर के, ठीक है, याद रखिए। पहला 3 टाइप का फार्मिंग, प्रिमिटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल। प्रिमिटिव बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है स्मॉल एरिया में, ठीक है, बेसिक टूल टेक्निक्स में थोड़ा बहुत होता है ना, छोटे मोटे सामान लेकर के चले खेती करने, है ना। डिपेंड करते हैं किस पे, मानसून पे, है ना, ओके। एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल में जो नेचुरल फर्टिलिटी है उस पर डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि खाद वाद ला के दे दे, वो नहीं, है ना, ओके। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है शिफ्टिंग, एक होता है कन्नोमैटिक, इसमें भी टाइप है ना। शिफ्टिंग में क्या होता है, आज मन के यहाँ खेती कर लिए, नेक्स्ट ईयर मन नहीं कर रहा, चलो दूसरी जगह, है ना, तो शिफ्ट करते रहता है ना। अक्सर ट्राइबल्स लोग ऐसे करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। इसको एक नाम से जाना जाता था, बर्न एंड ऐश के नाम से, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को।
दूसरा आता है नोमैडिक। नोमैडिक में क्या होता है, एक टाइप का ये भी होता है, ये लोग जो है अपने खुद को और अपने साथ जो भी जानवर वगैरह को लेके चले जाते हैं वाटर फूड वगैरह के तलाश में, ठीक है, उसको बोलेंगे नोमैडिक हंटिंग। ठीक, तो ये इस टाइप की याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग डेफिनेशन तो पूछ लेगा, साथ में उसका टाइप के बारे में, दो टाइप है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, या पूछ देगा कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन किसके अंदर आता है, ये किसके टाइप में आता है, तो प्रीमिटिव। ठीक है, ओके। ये झूम की खेती है, झूम की खेती नहीं यार, कुछ और बोलते हैं, मैं जस्ट भूल रहा हूँ ये वर्ड। ठीक है, एक से जगह दूसरी जगह जाता है तो झूम, पता नहीं शायद, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर तुम कंफर्म हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, कुछ तो बोलते हैं उसको। सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें बेसिकली डेंस पॉपुलेटेड रीजन के लिए उगाया जाता है। हाई इनपुट चाहिए, लेबर हाई रहता है। ठीक है, मैक्सिमम बेसिकली छोटे से छोटे जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने का कोशिश करता है ना। ओके, मीट्स द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। ठीक है, अपना जो भी चीज़ें हैं छोटी जगह में उगा करके अपना लिए जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करने का कोशिश करता है। ठीक है, इसमें दो टाइप का है, एक होता है वेट राइस डोमिनेट, एक होता है नॉन वेट राइस डोमिनेट। बस नाम पूछता है कि कितने टाइप होते हैं, अदरवाइज ये पूछे इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। थर्ड आता है आपका कॉमर्शियल। कॉमर्शियल समझ रहे हो कि ये लार्ज स्केल में उगाया जाता है, ठीक है, ताकि मार्केट में भी सेल कर सके। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर, इरिगेशन वगैरह। ठीक है, ओके। इसमें हाई यील्डिंग सीड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, है ना, ओके, तो जैसे अडॉप्ट किया गया था हरियाणा, पंजाब, ये सब जगह में अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे मेनली कल्टिवेटेड किया गया था बासमती राइस। ठीक है, कहाँ पे, याद रखना, मेनली वीट की बात करें, सॉरी बासमती। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि बासमती क्या है, राइस का टाइप, मतलब वैरायटी है। ठीक है, ओके, कहाँ पे, पंजाब हरियाणा में उगाया जाता है। ठीक है, ओके। वीट वगैरह भी उगाया गया, राइस वगैरह भी उगाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में। ठीक है, इसके बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में इसी चैप्टर में है। आ जाओ, कुछ चीज़ें हैं जो तुम डायरेक्ट याद रखो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से। ज़्यादा चीज़ें इस चैप्टर में है नहीं, ठीक है, भले मैं नोट्स थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा करके बना लिया, और कुछ है नहीं। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना, प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। फटाक से इसको नोट कर लो। क्यों? क्योंकि आपसे सब्जेक्टिव में पूछेगा कि एग्जाम्पल बताइए कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम। ठीक है, क्लियर हो गया, ये 2+1 आपके नंबर हो गए, ये वाला पॉइंट से। दूसरा, आसाम में सबसे ज़्यादा चाय मिलता है, आसाम एंड दार्जिलिंग। कभी कभी आसाम दार्जिलिंग दोनों जगह, तो आसाम को पहले चूज करना। ठीक है, ओके। कॉफ़ी कर्नाटका में, रबर केरला में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है और इन स्टेट में ज़्यादा मिलता है। तो चाय बोले तो आसाम और दार्जिलिंग, कॉफ़ी बोले तो कर्नाटका, रबर बोले तो केरला। पूछ देगा कि रबर प्रोडक्शन कहाँ होता है, मेनली ग्रोन कहाँ होता है, ये सब चीज़ें पूछेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। बस तुम इन पॉइंट्स को ध्यान रखो, काम खत्म है। ठीक है, टाइप ऑफ प्लांटिंग 3 टाइप, प्लांटेशन फार्मिंग, दूसरा था मिक्स फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। 3 टाइप के फार्मिंग होते हैं, काम खत्म। ठीक है, आप आ जाओ, ये चीज़ें राबी, खारिफ, जायद, ये सब चीज़ें तुम पढ़ना। लेकिन मैं क्या बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो सारी चीज़ों का समराइज है। और इस चार्ट से 2 से लेकर के 3 ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे, तो वो भी बता देंगे। इसी चार्ट से याद कर लेना, अगर मन हो तो तुम उसको थोड़ा बहुत देख सकते हो कहाँ कहाँ उगाया जाता है, अदरवाइज काम निकल जाएगा। खारिफ, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, ये जून जुलाई में लगाते हैं, अक्टूबर तक चलता है। खारिफ कौन सा सीजन में आता है, रेनी सीजन में, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसको रट लो, राइस में ज्वार बाजरा अरहर, एक भी मत छोड़ो, क्योंकि एक छोड़ोगे नंबर चले जाएगा, सीधा सीधी बात है। एक नंबर चाहिए, सिक्योर चाहिए, तो इसको डायरेक्ट याद कर लो। राबी, ये अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर में लगाया, अक्टूबर नवंबर, मार्च से अप्रैल में, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। कौन से सीजन में, विंटर सीजन में। जायद की बात करें, मार्च अप्रैल से मई जून, समर सीजन में। कभी कोई पूछ देगा कि क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स जो है कितने टाइप के क्रॉप्स है, 3 टाइप के, खारिफ, जायद, राबी। कितना याद हो गया, हाँ जी। सीजन, खारिफ का कौन सा सीजन है, रेनी सीजन, राबी का विंटर, जायद का समर। इस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और कुछ ड्यूरेशन, ठीक, कब लगाया जा रहा है, कब हार्वेस्ट किया जा रहा है, ये भी क्लियर। हाँ जी, बस पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा। और साथ में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राइस ज्वार, इसमें से पता है क्या पूछता है, ज़्यादा चांसेस है राइस पूछने का, आपका कॉटन, मूंग, जूट, ग्राउंडनट, ज़्यादा पूछे, ये सभी पूछता ही है यार, किसको छोड़ो, मैं खुद कंफ्यूज है, लेकिन पूछता सब। ठीक है, मटर को याद रखना, मस्टर्ड को याद रखना, ठीक है, बार्ले, व्हीट, ये सब ग्राम, ये सब चीज़ें ज़्यादा याद रख लेना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे आपको वाटर मिलन, मस्क मिलन, ठीक है, ओके। चलो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और बिहार बोर्ड में इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कौन सा खारिफ का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा खारिफ का एग्जाम्पल नहीं है, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना, वरना फिर फंस सकते हो।
ठीक है। अभी अगर बाई चांस आपके टेस्ट वगैरह या जो भी एग्जाम होंगे तो इससे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अगर ये फर्स्ट टर्मिनल में या तिमाही जो भी है, ठीक है, अगर पूछा तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो फाइनल के लिए आप इसको सेव कर लीजिए। सब्जेक्टिव में देगा तो नाम लिखना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखना, सीजन, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, इसी हिसाब से लिख देना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, शॉर्ट टॉपिक है 2 नंबर के लिए। आ जाओ, ग्रीन रेवोल्यूशन एक प्रोग्राम है जो बेसिकली 1960s में इनकी स्टार्ट किया गया था ताकि क्या कर सके, इंक्रीज कर सके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। किस तरीके से, हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV, याद रखना फुल फॉर्म, कभी कभी पूछ देगा कि HYV का फुल फॉर्म क्या था। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करके, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मॉडर्न इरीगेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग बेसिकली इंक्रीज किए थे क्या, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, स्पेशली वीट, राइस इन इंडिया, ठीक है, ताकि हम लोग अपना सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बन सके, है ना। ओके, कुछ कंडीशन थे, या तो तुमसे ऐसे पूछेगा ग्रीन रेवोल्यूशन और उसका क्या कंडीशन था, इसेंशियल कंडीशन। तो इसेंशियल कंडीशन इसी में चीज़ें था कि इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, डेवलप थ्रू लेटेस्ट टेक्निक, जैसे HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का इस्तेमाल कर रहे थे, जो बेसिकली गिव दे रहा था हाई पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी, है ना। दूसरा, मीन्स ऑफ आपका इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे, केमिकल इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। हो सकते है तुमसे पूछ दे कि क्या क्या कंडीशन है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, तो ये वाला हम लोग सीड का इस्तेमाल करेंगे, इरीगेशन मशीन्स का, फर्टिलाइजर का एंड केमिकल इंसेक्टिसाइड का, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट्स है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर पूछे तो MS स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड इन वर्ल्ड ये अक्सर पूछेगा नहीं, लेकिन अगर बिहार बोर्ड का पता नहीं, कभी कभी दिमाग घूम जाता है, तो नॉर्मन पॉडलॉक याद रखने का, ठीक है। ओके, अगर वर्ल्ड वाला पूछे तो अलग, वरना एक MS स्वामीनाथन के बारे में पूछता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं। ओके, आ जाओ, ये आपके 2 नंबर या फिर 5 नंबर के सब्जेक्टिव है कि अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो क्या क्या पूछेगा, कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि मेजर फैक्टर बताओ लो प्रोडक्टिविटी का, ठीक है। खुद तुमको मालूम है कि क्यों है, 5-6 याद कर लेना। जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर लैंड घट रहा है ना, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर पड़ रहा है, छोटे छोटे एग्रीकल्चर फील्ड है ना, ज़्यादा नहीं है, घर बन रहा है, जहाँ खाली था, जहाँ तो हम खेल रहे थे वहाँ देखो घर बना हुआ है ना। लैंड ऑनरशिप सिस्टम, ठीक है। ओके, कभी अनसर्टेन बारिश हो जाता है या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है ना, ये कम है। उसके बाद लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ज़्यादा हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, तो आप इसमें से 6-7 याद कर लीजिएगा, ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपसे पूछना चाहे, वरना 2-3 नंबर में आएगा तो 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख करके विदा कर देना इसको, ठीक है। ओके, अब आते हैं कुछ क्रॉप्स, है ना, मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में सबसे पहले आता है राइस और फर्स्ट, ठीक है। मेजर क्रॉप्स हो सकता है तुमको अगर रैंकिंग वाइज दे दे कि मेजर क्रॉप्स कौन सा है फूड इन इंडिया, तो राइस फर्स्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो व्हीट इज द सेकेंड मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, मतलब राइस का भी पूछेगा, है ना। तो ओके, राइस की बात करें, लगभग इंडिया हैज़ 22% वर्ल्ड वाइज राइस एरिया, ठीक है। कितना एग्रीकल्चर लैंड है, 23, इतना याद कर सकते हो तो ठीक है, वरना छोड़ दो, है ना। ओके, ये बेसिकली इसमें क्या चाहिए, ट्रॉपिकल एरिया, हाई टेम्परेचर चाहिए, गर्मी तो चाहिए, है ना। जैसे शोविंग एरिया में तुमको लगभग 21 डिग्री चाहिए, ग्रोइंग एरिया 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, हार्वेस्ट में 27 चाहिए, सारी चीज़ें। यहाँ पे रेनफॉल रिक्वायरमेंट कितना है, लगभग 125 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल ज़रूरी है, ठीक है। अगर कम हुआ तुमको इरीगेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पानी तो देना पड़ेगा, है ना। किस टाइप का सॉइल चाहिए, फर्टाइल एलुवियल सॉइल चाहिए, है ना। ओके, चलो, ताकि प्रॉपर रूट ग्रोथ हो सके, है ना। इसमें क्या चाहिए, लार्ज ह्यूमन लेबर चाहिए ताकि हार्वेस्ट करने के लिए, अब तो मशीन्स आ गए हैं, है ना। ओके, चलो, दूसरा, अगर ये बात याद रखना, मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सा है, वेस्ट बंगाल, याद कर लो कि प्रोड्यूसिंग स्टेट, द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, एटलीस्ट 3 याद रखो, 3, ठीक है। मोस्टली चांसेस आपको वेस्ट बंगाल ऑप्शन में दिखा रहेगा, मतलब लिखा रहेगा। सेकेंड नंबर में आता है आपका वीट। वीट की बात करें, सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ओके, इट प्रोड्यूस 10% ऑफ वर्ल्ड वीट, ठीक। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया इन 1967, जब प्रॉपरली आ गया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला वीट कल्टीवेशन में, है ना। बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वीट का। तो 2/3 ऑफ टोटल वीट प्रोडक्शन कहाँ पे, फ्रॉम द पंजाब, इसलिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओके, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन वीट प्रोडक्शन, ठीक है। ओके, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको याद कर सकते हैं या छोटे मोटे देख सकते हैं। ग्रेन्स की बात करें, जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब मेजर ग्रेन्स हैं हमारे कंट्री का,
ठीक है। ओके, इसमें बहुत सारे क्या मिलता है आपको, आयरन एंड कैल्शियम। पूछता है कि ग्रेन्स वगैरह में क्या मिलते हैं, तो मेनली आयरन एंड कैल्शियम। ये 2 पॉइंट्स बस ध्यान में रखना, बस जो जो बता रहे ध्यान में रखना, बस उतना। ठीक है। ज्वार की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। राइस और आपका वीट के बाद, यानी मतलब ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा बस। नेक्स्ट आता है मिलेट। ये ग्रोन लगभग 7% टोटल एग्रीकल्चर लैंड में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ओके, और कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, गुजरात। इतना चीज़ याद रखिएगा। रागी की बात करें, ये कर्नाटका बिगेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है। ठीक है, फॉलोड बाय तमिलनाडु सेकेंड आपका बिगेस्ट प्रोड्यूसर। बस कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, छोटे मोटे पॉइंट से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। ठीक है। ओके, ये बेसिकली ड्राई रीजन वगैरह में उगाया जाता है। कॉर्न की बात करें तो ये भी आपका एक टाइप का स्टेपल फूड है फॉर पुअर पीपल, है ना। ओके, इसका कुछ डाटा नहीं दिया, कहाँ क्या उगाया जा रहा है वगैरह, कुछ चीज़ें नहीं। पल्सेस में क्या पाए जाते हैं, बेसिकली ये जो वेजिटेरियन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दाल वगैरह का, है ना। ओके, वेजिटेरियन तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होता है, डाइट के लिए भी अच्छी चीज़ें होते हैं ना। ओके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के, जैसे उड़द दाल, मूंग का दाल, अलग अलग टाइप का दाल होते हैं। ठीक है। ओके, ये दोनों मौसम में उगाए जाते हैं, जैसे खारिफ और राबी में। ठीक है, अरहर मूंग, ये सारी चीज़ें। चलो, यहाँ पे वो भी चीज़ें हैं कि खारिफ में कौन उगाया जा रहा है, राबी में कौन दाल उगाया जा रहा है, तो उसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। देन आते हैं शुगर कैन। ये बम्बू स्पीसीज में आता है, इससे जूस वगैरह निकालते हैं, गन्ने का जूस, है ना। ओके, ये कहाँ कल्टीवेटेड किया जाता है, बेसिकली उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ऑफ इंडिया मोस्ट फेमस है शुगर कैन के लिए। जगह नाम याद रखो, कुछ है नहीं ज़्यादा। ओके, कुछ मेजर ऑयल सीड्स क्रॉप्स इन इंडिया, जैसे ऑयल वगैरह बनाते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया ना, सोयाबीन हो गया, कोकोनट हो गया, पीनट हो गया, मस्टर्ड हो गया। आपको ये ना सब्जेक्टिव में हो सकता है, दे सकता है कि मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स इन इंडिया, तो बस उनका नाम लिख दीजिएगा, वरना से ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है ना। या फिर ऑब्जेक्ट में पूछेगा इनमें से ऑयल सीड क्रॉप्स कौन सा है, बस। पीनट की बात करें, ये खारिफ क्रॉप है। ठीक है। ओके, इस बात को याद रखना है। इंडिया सेकेंड रैंक वर्ल्ड प्रोडक्शन पीनट इन इंडिया। गुजरात पहला नंबर में है आफ्टर, इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र। पहला रैंक क्या उगा रहा है, बस, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मस्टर्ड की बात करें, राई वगैरह उगाया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये राबी सीजन में उगाया जाता है, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, राजस्थान अकेले प्रोड्यूस करता है 1/3 ऑफ इट। इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उतना भी याद रखना जरूरी नहीं है। लेंसेट की बात करें, एक राबी क्रॉप्स है, बेसिकली नदर्न इंडिया में पाया जाता है। एक क्या है, खारिफ क्रॉप है, जो और सदर्न इंडिया में ये राबी क्रॉप्स है। तो इससे भी अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। आपके बुक में बहुत सारी चीज़ें थी, कौन कहाँ उगाया जाता है, बस जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, हाईलाइटेड पॉइंट थे, बस उतना हाईलाइट कर दिया मैंने, बता दिया, वरना इतना भी ज़रूरी नहीं था। ठीक है। ओके, चलो। सोयाबीन एंड सनफ्लावर इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप्स है, ऑलरेडी एग्जाम्पल बता दिए। पूछ देगा कि ऑयल सीड क्रॉप्स एग्जाम्पल कहाँ पे उगाए जाते हैं, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, दोनों मिलाकर के लगभग 90% उगाते हैं सोयाबीन। ठीक है, तो वरना तुम याद रखो कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो इस बात को याद रख लेना, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है। ओके, टी क्या है, एवरग्रीन शब्द है, ये चीज़ याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, और कुछ चीज़ें, ये बेसिकली क्या, चाय क्या कहते हैं, रिफ्रेश फीलिंग कराता है। जैसे अभी क्लास होने के बाद मैं चाय बना के चाय पीऊंगा, है ना। ओके, इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ कंजप्शन। इस बात को याद रखना, ये पॉइंट याद रखो। द कल्टिवेशन फर्स्ट स्टार्टेड बाय ब्रिटिश, किसके द्वारा, ब्रिटिश द्वारा स्टार्ट किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ बोल दिया इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र वैली में पहली बार 1840 में, डेट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रख लो, दोनों याद रख लो। ठीक है। ओके, चलो, उसके बाद क्या बोल सकते हैं, ये इंडिया क्या है, वर्ल्ड लीडिंग टी प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। कॉफ़ी जैसे बेवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें सीड्स फ्रूट वगैरह भी पाया जाता है, अलग अलग चीज़ें, है ना। ओके, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। 70% कॉफ़ी यहीं पे प्रोड्यूस किया जाता है, कर्नाटका की बात करें। कॉफ़ी के 3 टाइप होते हैं, अरेबिका, ठीक है, आपका लिब्रिका, ये आपके टाइप है। आपसे पूछा जाएगा कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ ये कॉफ़ी कौन सा है, तो अरेबिका, बस इतना याद रखिएगा, बेस्ट क्वालिटी इन इंडिया अरेबिका। अब जो है हम लोग बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक है, यानी ऐसा क्रॉप्स जो फूड ना हो, जिसको तुम खाओगे नहीं। रबर खाओगे, खा लेते थे बचपन में। ठीक है, दूध में पेंसिल का जो छिलका होता है उसको मिला करके जो लोग जो रबर बनाते थे, उस रबर की बात नहीं हो रही, ये रबर प्लांट की बात हो रही है। ठीक है। ओके, ये किसका एग्जांपल है, आपका नॉन फूड क्रॉप्स का एग्जांपल है। ठीक है। ओके, रबर प्लांटेशन अगेन इंपॉर्टेंट है। रबर कहाँ ग्रो होता है, केरला, बहुत बार पूछता है बिहार बोर्ड। लेकिन कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, याद रखना 1880 को। ठीक है। ओके, लेकिन कॉमर्शियली प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ, 1902
टू को। इस बात को याद रखिएगा। रबर प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखोगे, है ना। हो सकता है तुमको मालाबार बहुत बार ऑप्शन में रहा, कहाँ मिलता है, तो याद रखना मालाबार में, ठीक है। ओके, इस पोर्शन को आप याद रखिएगा कि कब स्टार्ट हुआ, कॉमर्शियली प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पे पाया जाता है, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए। हालांकि इतना नहीं पूछते कहाँ पाया जाता है, और नॉर्मली ये किसका एग्जाम्पल है, तो बेसिकली आपका नॉन फूड क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। दूसरा आता है आपका फाइबर क्रॉप्स, उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कॉटन, जूट वगैरह, नेचुरल सिल्क वगैरह, हेम्प वगैरह। ये 4 इंपॉर्टेंट क्या है आपका फाइबर क्रॉप है। इसको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है 2 नंबर में कि आप बेसिकली फाइबर क्रॉप्स के एग्जाम्पल लिखिए, या तो ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है फाइबर क्रॉप्स के, या इनमें से कौन सा नहीं है, इस हिसाब से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। नेचुरल सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है ना। इस बात को तो ऑलरेडी जान ही रहे होगे। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ चीजें जानने के लिए। सबसे पहले कॉटन की बात करेंगे, है ना। कॉटन इन इंडिया की बात करें, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द होम ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए कौन सा, कॉटन के लिए क्या चाहिए, कौन सा सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल, रूगर सॉइल, याद है, हाँ जी, ओके, बहुत अच्छा। अब देखो इसमें रॉ मटेरियल अगर भेजना है तो कॉटन तो चाहिए, है ना। ओके, ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक लेवल वगैरह में प्लांट उगाया जाता है, ठीक है। ओके, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत याद रखिएगा। ब्लैक सॉइल में फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, और लावा इज हाईली सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, ठीक, ओके। और कुछ चीज़ें बस कहाँ पाया जाता है, जैसे प्रोडक्शन स्टेट, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ये वगैरह सारी चीज़ें। ये खारिफ क्रॉप में आता है, इसको 6 से लेकर के 8 महीना लगता है मैच्योर होने में, ठीक है। इन चीज़ को बस आप याद रखिएगा। जूट की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसको गोल्डन फाइबर यानी बुढ़िया का बाल बोला जाता है, इस बात को याद रख सकते हैं। ये जो होता है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप होता है। पूछता है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप जूट, है ना। कॉटन पहला नंबर, कॉटन दूसरा में जूट, ठीक है, ओके। और ये इससे रस्सी बनता है, कोट वगैरह भी बनता है, स्कूल कोट जब देखते थे पहले वाले, अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया, है ना। पहले बहुत सारी चीज़ें बनता था, ठीक, चारपाई वगैरह इसका इस्तेमाल होता था, है ना। बोरी वगैरह जो बनता है इसी से ही बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसके फैक्ट्रीज बिहार में हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें थे, बस आपको क्या याद रखना था, फाइबर क्रॉप्स के एग्जाम्पल, रबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, फाइबर क्रॉप्स 4 गो एग्जाम्पल, पहला कॉटन कहाँ उगता है, क्या नाम है, कौन सा सॉइल जरूरी है, बस। एंड जूट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप कॉटन, बस। इस पेज में इतना ही छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। बिहार बोर्ड इससे ज़्यादा नहीं जाता है, जाएगा तो डिकोड में देख लेंगे उसको। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, कुछ रिफॉर्म्स वगैरह लेके आए, टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आया, ठीक है। आ जाओ इसके बारे में थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं। देखो इंडिया जो है बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए जा रहा है, लेकिन अभी भी देखते होंगे कि बहुत छोटे मोटे चेंजेस आए होंगे, है ना, ट्रेडिशनल मेथड्स वगैरह, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है ना, लेस प्रॉफिटेबल, ये सारी चीज़ें, मॉनसून पे डिपेंड करना, है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो लिमिटेड है, ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली पीछे रख रहा है, ठीक है। इसलिए क्या चाहिए हम लोग को, एग्रीकल्चर को डेवलप बनाने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए टेक्नोलॉजी लाना होगा, न्यू रिफॉर्म्स वगैरह लाना होगा, तभी जाकर के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, है ना। जैसे आया ना अपना ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति, ओके। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए, ठीक है, जैसे ज़मींदारी सिस्टम वगैरह जो था, या फिर कोऑपरेटिव्स, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, फाइबर प्लान लाया गया, लैंड रिफॉर्म्स लाया गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट किया गया, तब थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हुआ। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, है ना, स्पेशली वीट कल्टीवेशन कितना ज़्यादा इंक्रीज किया, है ना, किसका इस्तेमाल करके, HYV का इस्तेमाल करके, है ना। और उसके बाद फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल किया, जिसका रिजल्ट क्या मिला, मेजर फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ, हम लोग सेल्फ कंजप्शन हम लोग के पास हो गया, एक्सपोर्ट करने लगे, ये सारी चीज़ें, है ना। ओके, यहाँ से याद रखना व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, वो तो हो गया। अब आता है एक व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ये इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड कि व्हाइट रेवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज, तो याद रखना मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। ओके, व्हाइट क्या ही होगा, मिल्क होगा, ठीक, ओके। व्हाइट रेवोल्यूशन के किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके।
अब बात करेंगे थोड़ा सा कुछ चीज़ें, जैसे 1980 एंड 1990, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है उतना दिमाग मत लगाना, बस तुम व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क से रिलेटेड इतना चीज़ याद रख लेना। अब यहाँ कुछ कहानी चलते हैं कि 1980 से लेकर के 1990s की बात करें, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म लाया, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, अभी देखते होगे किसान क्रेडिट कार्ड्स है ना, जिसको केसीसी शॉर्टकट में बोलते हैं, है ना, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस लाया गया, है ना, ताकि जो लो इंटरेस्ट पे फार्मर को लोन दे सके, है ना। और गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखना, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम इतना दाम होना ही चाहिए। जैसे कोई फार्मर कोई चीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लगाता है, ठीक है, वो जब उसको हार्वेस्ट करने के बाद सारा प्रोसीजर के बाद वो मार्केट में लेके जाता है, बट उसको उतना वैल्यू नहीं मिल पाता, उतना प्राइस नहीं मिल पाता है, ठीक है, यानी जितना उन्होंने इनपुट डाला आउटपुट नहीं मिल पा रहा है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल लेके आया, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इतना प्राइस होना ही चाहिए ताकि उनका भी कुछ देखभाल हो सके, मतलब उनको फेयर प्राइस मिल सके, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें लाया गया, ठीक है। और जो बीच में मिडिल मैन होते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल में ब्रोकर्स वगैरह बोलते हैं ना, जो बीच में आ जाते हैं किसान से कम दाम में खरीद करके, वो लोग जो ऑनर को प्राइस बढ़ा करके बेच देते थे, तो इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली स्कीम आया था। अभी भी चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे, और रिसेंट अपने ईयर में अगर देखे होंगे न्यूज़ वगैरह, तो एमएसपी पे बहुत बवाल चल रहा था, है ना, ओके, लेकिन वापस से चीज़ें सेटल हो गया। फिर बात करें 1980s की बात करें, एग्रो क्लाइमेटिक प्लान हुआ, ठीक है, ओके, अलग अलग रीजनल, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है, सिंपल सा सारी चीज़ें प्लानिंग के तौर पे क्लाइमेट के हिसाब से, यहाँ पे ये क्लाइमेट है तो किस टाइप के फूड क्रॉप्स ग्रो होंगे, उसके हिसाब से चीज़ों को रखा गया, डिज़ाइन किया गया। पता चला आपके यहाँ कॉटन उगेगा ही नहीं, ब्लैक सॉइल है ही नहीं, आप कॉटन लगाने बैठे हो तो होगा नहीं ना। ये सारी चीज़ें, अलग अलग एक्टिविटी, सारी चीज़ें करके प्लानिंग कराया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस ओवरऑल था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आता है फूड सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्टिव के लिए। फूड सिक्योरिटी क्या समझते हैं, जो घर पे बाहर रहता है या मॉल के बाहर रहता है वो सिक्योरिटी। देखो, फूड वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड, जो खाना है ये सबसे बेसिक ह्यूमन नीड्स होता है ना। इस हम लोग घर के बिना, शेल्टर के बिना रह सकते हैं, लेकिन खाना के बगैर तो नहीं रह सकते। सभी सिटीजन को मस्ट है कि कम से कम सफिशिएंट न्यूट्रिशन फूड, हेल्दी लाइफ जी सके, है ना। इसीलिए बहुत पार्ट ऑफ इंडिया में अभी भी पॉवर्टी फैला हुआ है, ठीक है, हंगर रिलेटेड डेथ्स होते हैं, स्टिल सीरियस प्रॉब्लम है ना, ओके, भूख से मर जाना अभी भी, इतना टाइम आने के बाद भी बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ काम करते हैं, जैसे दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, इन्होंने बेसिकली दो कंपोनेंट बनाए, एक होता है बफर स्टॉक, एक होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आपसे पूछता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी बेसिकली कितने हिस्से में कंपोनेंट को बनाए हैं, तो बफर स्टॉक और आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये किसका पार्ट है, बेसिकली आपका फूड सिक्योरिटी का। क्या करता है, देखो पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इंश्योर करता है कि फूड ग्रेन और अदर इसेंशियल आइटम जो होता है वो लोगों तक पहुंच सके, चाहे वो रूरल हो या फिर अर्बन हो, सब्सिडाइज प्राइस में, जैसे अभी बिहार में जो मिलता है ना अनाज वगैरह, तो ये भी इसी का ही पार्ट समझ सकते हो, है ना, ओके। सब्सिडीज, जैसे अभी कुछ गैस प्रोग्राम्स आए, जैसे उज्ज्वला योजना, है ना, कुछ सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ताकि थोड़ा बहुत हेल्प हो सके, सब तक पहुँच सके, है ना, ओके। देन एक चीज़ याद रखना, अफोर्डेबल प्राइस वगैरह में द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली मेंटेन करता है बफर स्टॉक। तो पूछता है कि बफर स्टॉक बेसिकली कौन मेंटेन करता है, तो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। इट परचेज फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बेसिकली ये बफर स्टॉक की बात करें, ये क्या करता है कि जो आपका एफसीआई है, ये बेसिकली क्या करता है, मेंटेन करता है, ये परचेज करता है ग्रेन्स वगैरह फार्मर से, है ना, जो मिडिल मैन वाला का केस नहीं, डायरेक्ट फार्मर से खरीदा जितना उनको जरूरी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदा, फिर उसको स्टोर करके रख लिया, कभी जरूरत आ सके, ठीक है। वो कौन करता है, ये बफर स्टॉक का काम करता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है, इनके बारे में थोड़े थोड़ी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। जो हमारा पीडीएस है, ठीक है, उसको दो हिस्से में बांटा गया, एक बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको हम लोग बीपीएल बोलेंगे, एक अबव पॉवर्टी लाइन जिसको हम लोग एपीएल बोलेंगे, ठीक है, बस। और हाँ, ये चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस है, बट चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें बिहार पर पूछ सकता है। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम से, ठीक है, ओके। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है,
फिश से, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट या हनी से, ग्रीन फूड ग्रेन से, ऑलरेडी याद है, ग्रे फर्टिलाइजर से, पिंक रेवोल्यूशन अनियन से, रेड रेवोल्यूशन मीट या फिर टोमेटो, सिल्वर रेवोल्यूशन एग पोल्ट्री, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क डेयरी, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट, येलो रेवोल्यूशन सीड वगैरह, ग्रीन एवरग्रीन बेसिकली रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये कुछ सिंबल है, एक आध नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, वरना ऑपरेशन फ्लड, ग्रीन रेवोल्यूशन ये दो है, बाकी की ये चीज़ें भी पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन या जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो होपफुली ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो जो बताया बस इंपॉर्टेंट है, बस उसी को पढ़ना, अदरवाइज नहीं पढ़ने का मन है तो छोड़ देना। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये सारी चीज़ें PDF आपको मिल जाएगा बैच के अंदर, फटाफट से जाओ, नंबर मैसेज करो, बैच ज्वाइन करो। थैंक यू।